आज हम चलते हैं रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी की तरफ। फिलॉसफी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, तारुफ ले चुके हैं। फिलॉसफी की ब्रांचेस क्या हैं, या जिनको हम फलसफे के मौजूआत कहते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मौजूआत कह लें, फिलॉसफी का स्कोप कह लें, ब्रांचेस कह लें, ठीक है, तो एस्पेक्ट्स कह लें, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी भी पढ़ चुके हैं। हम फिलॉसफी और रिलीजन का रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं। हम फिलॉसफी और साइंस का रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं। हम इनके रिलेशनशिप के साथ इनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी कर चुके हैं। सिमिलैरिटीज बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन, डिफरेंसेस बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन, ये सारा काम, इनकी बेसिक इंट्रोडक्शन हम इन तीनों का, फलसफा क्या होता है, मजहब क्या होता है, साइंस क्या होता है, इनका हम इस कॉन्टेक्स्ट में, फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। तो आज चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशनल फिलॉसफी, तो हम देखेंगे फलसफे और जो तालीम है इसका आपस में क्या ताल्लुक बनता है, इनका रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान क्या है। हमने जब फलसफे के तारुफ को पढ़ना शुरू किया था तो हमने एक चीज तय की थी, या एक चीज समझी थी कि जो फलसफा होता है वो जिंदगी के हर शोबे के साथ ताल्लुक रखता है। फलसफा जिंदगी के हर शोबे के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। एंड एजुकेशन इज द वन एस्पेक्ट ऑफ अ सोसाइटी, है ना। तालीम एक लाजमी जुज है। जब से दुनिया बनी, जब से इंसान इस कायनात में आए, इस दुनिया में आए, तब से उनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी है। और फलसफा भी हमें ये बताने की कोशिश करता है कि इंसानों को तालीम किस तरह की देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, कहाँ देनी चाहिए, कौन देगा। तो फलसफे का एक बुनियादी मौजू तालीम भी है। एपिस्टेमोलॉजी ब्रांचेस में भी आपने एपिस्टेमोलॉजी पढ़ा हुआ है, तसव्वुर इल्म पढ़ा हुआ है। तो फलसफा तालीम के शोबे को भी डील करता है। फलसफे का एक पहलू तालीम भी है। तो फलसफा हमें किसी भी सोसाइटी को ये बताता है कि आपका तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए। तो फलसफा क्या करता है, आपको एक नजरिया फ्राहम करता है, जिस नजरिए के मुताबिक हमने अपना निज़ाम तालीम स्टैब्लिश करना होता है। अब पीपीएससी में कंपैटिटिव एग्जाम में जाएंगे या एनटीएस के आप टेस्ट में बैठेंगे तो वहां पर एक अमूमन सवाल आता होता है कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी। द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी इज एजुकेशन। और अमूमन इस सवाल को उल्ट करके पूछ लिया जाता है कि तालीम का नजरियाती पहलू कौन सा है। व्हाट इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी, सॉरी एजुकेशन, व्हाट इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो क्या होगा, फिलॉसफी। फिलॉसफी एक थ्योरी है, और उस थ्योरी को आपने प्रैक्टिस जब लेके आना है तो उसको आप क्या कह देते हैं, एजुकेशन। ये कंपैटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन है, इसको अपने जहन में रखना। ठीक हो गया। तो इस वक्त जब एक चीज नजरिया है और एक चीज प्रैक्टिकल है तो डेफिनेटली उनके दरमियान रिलेशनशिप तो बनेगा। तो आज हमने उसी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है, उसी रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इनके दरमियान ताल्लुक क्या है, फलसफे के दरमियान और एजुकेशन के दरमियान ये किस तरह एक दूसरे से रिश्तेदारी जोड़ते हैं। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। अब कोई भी फलसफा है, ये जो फिलॉसफी होती है, हमने अभी अभी एक चीज डिस्कस की कि फिलॉसफी इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, और जो थ्योरी होती है, जो नजरिया होता है, वो एक बुनियाद फराहम कर रहा है। तो फलसफा हमारे निज़ाम तालीम को एक बुनियाद फराहम करेगा कि हमारा निज़ाम तालीम कैसा होगा, एक डायरेक्शन देगा। तो फिलॉसफी प्रोवाइड्स द अंडरलाइंग framework for education. Educational philosophy involves the study of fundamental nature and aims of education. अब तीन चार चीजें होती हैं। एम्स का लफ्ज आपने पढ़ा हुआ है, आपने गोल्स का लफ्ज सुना होगा, आपने ऑब्जेक्टिव्स का लफ्ज सुना होगा। हम तीनों को अमूमन एक ही जिम्रे में ले आते हैं, एक ही मीनिंग्स हम इनसे
एक्सट्रैक्ट करते हैं, यकसा मतलब हम इनका वो समझते हैं कि एक ही मीनिंग दे रहे हैं, बट ये तीनों मुख्तलिफ हैं, एम्स मुख्तलिफ होते हैं, गोल्स कुछ और चीज होती है, ऑब्जेक्टिव्स कुछ और होती है। एम्स आर नेशनल एक्सपेक्टेशंस और नेशनल एस्पायरेशन। एम्स ज्यादा लंबे अरसे में अचीव होते हैं, इनके 5, 10, 15 साल लग जाते हैं मकसद हासिल करते हुए। जो गोल्स होते हैं उन एम्स को हासिल करने के लिए जो हम टारगेट सेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर बनना आपका एम है, मकसद है टीचर बनना, आपने टारगेट सेट किए जी मैं पहले बीएस करूंगा, फिर मैं बीएड करूंगा, ये टारगेट्स हैं आपकी, ये क्या है टारगेट्स। और ये जो टारगेट्स होते हैं टू अचीव द एम, इनको गोल्स कहते हैं। और गोल्स, किसी एक गोल को अचीव करने के लिए जो डेली बेसिस पे आप काम करते हैं, जो आप क्लासेस ले रहे हैं, आप एक लेक्चर ले रहे हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स जो आप ऑन द स्पॉट अचीव कर लेते हैं, ऑन द स्पॉट आप जो चीजें सीख लेते हैं, वो क्या होती है ऑब्जेक्टिव्स। ये एक हायरार्की है, एम टॉप लेवल पे है, गोल्स उससे नीचे हैं और ऑब्जेक्टिव्स इससे नीचे। तो वापस आ जाए इसके ऊपर, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। एजुकेशनल फिलॉसफी क्या करती है, हमें हमारे मकासद तय करने में मदद देती है, मकासद का तायन करवाती है, हमें बताती है हमारा निज़ाम तालीम किस किस्म का होना चाहिए, हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो किस किस्म का यूनिफॉर्म होगा उनका, उनके किस किस्म का डिसिप्लिन होगा, उनके जो इदारे हम बनाएंगे किस तरह के इदारे बनाएंगे, बिल्डिंग्स की नेचर क्या होगी, क्योंकि आप नॉलेज की नेचर क्या होगी, किस किस्म का हम उनको नॉलेज दें। तो कोई भी ऐसा हम तालीमी निज़ाम नहीं बनाएंगे जो आपके कस्टम्स के साथ, जो आपके कल्चरल वैल्यूज के साथ, जो आपके रिलीजियस बिलीव्स के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हो। तो फलसफा ये बताता है कि आपकी सोसाइटी, उसका कल्चर क्या है, एक जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, फलसफे में जियोलॉजी पढ़ते हैं ना हम, तो फलसफा हमें बताता है कि आपका कल्चर क्या है, आपके कस्टम्स क्या है, आपके एथिक्स क्या है, आपके लॉज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। फलसफा हमें ये भी बताता है कि ट्रू नॉलेज क्या है, हमने अपना जो निज़ाम तालीम में सबसे ज्यादा फोकस किसको, उस नॉलेज को करना है जो फलसफा हमें बता रहा है। नेचर ऑफ यूनिवर्स हमें बता रहा है। अगर हमारे निज़ाम तालीम में ये पढ़ाना शुरू कर दिया जाए कि कायनात को अल्लाह ने नहीं बनाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिग बैंग की वजह से बनी है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? हमारे फेथ के साथ वो कॉन्ट्राडिक्टरी आ गई ना। तो हमारे निज़ाम तालीम में देखें, साइंस की किताबें भी आया मुबारका से शुरू होती है। ये सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में एक तबका है वो ये कहता है कि जी इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर दी आपने, गलत किया, सही नहीं पढ़ा रहे। भाई आप जहां पे भी, जिस मुल्क में भी चले जाएं, जिस सोसाइटी में भी चले जाएं, वो क्या करते हैं, वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ही अपनी एजुकेशन को मुरतब करते हैं। कोई भी रिलीजन, हम यहाँ पे जस्ट इस्लाम या किसी और रिलीजन की बात नहीं कर, एज अ होल कोई भी रिलीजन, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, जो सोसाइटी के अंदर मौजूद लोग हैं उनकी वैल्यूज को, उनके फेथ को देखते हुए, और उनकी वैल्यूज, उनकी फेथ, ये कौन हमें बताएगा, ये फलसफा बता रहा है। ये सारा कुछ कौन बता रही है, फिलॉसफी बता रही है। और फिलॉसफी उसके अकॉर्डिंग हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जिस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने एम्स ऑफ एजुकेशन तय करते हैं। उसके आगे आते हैं पर्पसेस एंड गोल्स। एम्स को अचीव करने के लिए गोल्स हम सेट करते हैं, जिनको हम कहते हैं टारगेट्स, ठीक है। तो फिलॉसफी क्या करती है, डिफाइन कर देती है कि आपके गोल्स क्या होंगे, किस तरह गोल्स को हासिल किया जाएगा। तो philosophy helps define the purpose and goals of education. Different philosophies shape different educational objectives, that is progressivism है, essentialism, ये आगे philosophies की किस्में हैं। तो किसी के नजदीक क्या गोल होगा, किसी के नजदीक क्या गोल होगा, और किसी के नजदीक क्या गोल होगा, यानी कि हर फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो गोल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास करिकुलम डेवलपमेंट। फिलॉसफी हमें बताती है कि हमने जो निसाब साजी करनी है, जो करिकुलम डेवलप करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो किस तरह का होना चाहिए।
फलसफा हमें ये बताता है कि हमारा जो निसाब है, जो हमने टॉपिक्स सिलेक्ट करने हैं, बच्चों को जो पढ़ाने हैं, वो किस तरह के होने चाहिए। अगर आपके रिलीजियस बिलीव्स, आपके सोशल बिलीव्स, आपके सोशल वैल्यूज है, आपके इकोनॉमिक नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो वो निज़ाम तालीम चल नहीं सकेगा उस सोसाइटी में। तो philosophical perspectives influence the selection and organization of curriculum content. करिकुलम कंटेंट से मुराद ये है कि हमने बच्चों को पढ़ाना क्या है। अब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक आउटलाइन बनी हुई है ना आपको, दिस इज द करिकुलम, इसको साइलेबस कहेंगे। अब साइलेबस डिजाइन किया जाता है करिकुलम के मुताबिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्रेसिविस्ट फिलोसफी में एम्फसाइज रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। एक प्रोग्रेसिव फिलोसफी है, उनका ज्यादा फोकस क्या होता है कि करिकुलम या निसाब ऐसा होना चाहिए जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस पर मबनी हो, ठीक है। जबकि जो एक प्रीनियलिस्ट जो फिलोसफी है, वो ये कहते हैं कि भाई आपका निसाब तालीम ऐसा होना चाहिए जो सदियों से चला आ रहा है, जो एवर लास्टिंग है, ठीक है, जो नॉन चेंजेबल है, जो पुरानी चीजें बच्चों को पढ़ाओ। प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं जदीद चीजें पढ़ाओ। तो दोनों के नजदीक निसाब क्या होगा, डिफरेंट। प्रोग्रेसिव फिलॉसफी का निसाब क्या होगा, जिद्दत पे मबनी होगा। और जो प्रीमियलिस्ट हैं उनका निसाब क्या होगा, ट्रेडिशंस, जो हमारे पास एवरलास्टिंग चीजें हैं, पुरानी चीजें, अब्दी चीजें हैं, अब्दियत पसंदी पे मबनी होगा। ये तो एक मिसाल है ना दो फिलोसफी, ये हम फिलोसफी भी आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्रेसिविस्ट फिलोसफी में एम्फसाइज रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, while a perennialist philosophy may focus on timeless ideas, कि ऐसे आइडियाज जो जो टाइम के मातहत नहीं है, जो सदियां गुजरने के बावजूद आज भी मौजूद हैं। टीचिंग मेथड्स हम देख लें। फिलोसॉफिकल बिलीफ्स गाइड टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस, कि जो फिलोसॉफिकल मेथड्स हैं वो क्या करते हैं, टीचिंग मेथड्स के बारे में भी बताते हैं और टीचिंग अप्रोचेस के बारे में भी बताते हैं कि आपने किस किस्म की अप्रोच, जिस तरह हमने प्रोग्रेसिविज्म और प्रीनियलिज्म की ली है ना, जो ऐसे टीचर जो प्रोग्रेसिव फिलोसफी के हामी हैं, वो कहते हैं जदीद तरीकों से बच्चों को तालीम देनी चाहिए, तजर्बों के जरिए बच्चे खुद सीखें, बच्चे जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। जो प्रीनियलिस्ट टीचर हैं, जो प्रीनियलिस्ट फिलोसफी के टीचर हैं, उनके नजदीक क्या है जी, टीचिंग मेथड पुराने, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, मुनाजरे, जो पुराने तरीका तदरीस है, वो कहते हैं जी वो वाले तरीका तदरीस। तो फिलोसफी हमें ये डिसाइड करके देती है कि आपके तरीका तदरीस किस किस्म के होने चाहिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। टीचर रोल क्या है जी, फिलोसफी शेप्स द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर। प्रीनियलिस्ट जो टीचर होंगे, हम दो फिलोसफीज को लेके चल रहे हैं। प्रीनियलिस्ट ये कहते हैं कि टीचर का रोल एक्टिव होगा, स्टूडेंट का रोल पैसिव होगा, स्टूडेंट सिर्फ आगे बैठ के सुनते रहेंगे, टीचर बोलता रहेगा। जबकि जो प्रोग्रेसिविस्ट हैं वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, स्टूडेंट एक्टिव होगा, टीचर जस्ट एज अ फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगा। जब स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ेगी तब वो टीचर से गाइडलाइन लेंगे या रहनुमाई हासिल करेंगे। तो टीचर का रोल किस किस्म का होगा, ये भी कौन डिसाइड कर रहा होता है, फलसफा डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। फिलोसफी शेप्स द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जिस्टेंशियलिज्म फॉर इंस्टेंस में एम्फसाइज इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ इन टीचिंग। तो स्टूडेंट सेंटर्ड वर्सेस टीचर सेंटर्ड फिलोसफीज ही हमें बताएंगे कि जो हमारी लर्निंग अप्रोच होगी वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगी या टीचर सेंटर्ड होगी। स्टूडेंट सेंटर से मुराद क्या है, तमाम सरगर्मियों का महवर और मरकज स्टूडेंट होगा। और टीचर सेंटर से मुराद क्या है कि जो काम भी होगा वो टीचर की मर्जी और मंशा के मुताबिक होगा, स्टूडेंट की मर्जी उसमें शामिल नहीं होगी। टीचर के पास अथॉरिटी होगी, वो जिस तरह मर्जी क्लास को चलाए। स्टूडेंट सेंटर में बच्चों की नीड्स को देखते हुए हम क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं। एथिकल कंसिडरेशंस आ गई इसमें। देखिए, फिलोसफीज प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर एथिकल कंसिडरेशंस इन एजुकेशन, कि आपके एथिक्स क्या होंगे। फिलसफे का एक पहलू एक्सियोलॉजी है और एक्सियोलॉजी के अंदर हम एथिक्स को भी डिस्कस करते हैं।
तो हमारी जो एजुकेशन निज़ाम तालीम के एथिक्स क्या होंगे, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होंगे, विर्च्यू एथिक्स हैं, फॉर एग्जांपल मे गाइड डिसीजंस रिलेटेड टू करेक्टर एजुकेशन। ठीक हो गया। आगे आ गया जी असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। असेसमेंट एंड एवेल्युएशन से क्या मुराद है, फिलोसफीज इंपैक्ट द मेथड्स ऑफ असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। फलसफा है वो असेसमेंट और एवेल्युएशन, जो हम पेपर लेते हैं, जो जायजा लेते हैं बच्चों की तालीम और तरबियत का, उस पे भी असरअंदाज होता है। pragmatism might emphasize practical skills assessment while idealism may focus on intellectual development। ये भी दो फिलोसफीज हैं, ये जर्नल फिलोसफीज में हैं, जिनकी जो प्रोग्रेसिव, फॉर एग्जांपल हम प्रोग्रेसिव को ले लेते हैं। प्रोग्रेसिव है वो क्या कहती है कि बच्चों से तजर्बे करवाओ, एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, प्रैक्टिकल जो होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम, वो कहते हैं बच्चों की आपने लर्निंग का जायजा लेना है तो प्रैक्टिकल्स के जरिए लो, हैंड ऑन एक्टिविटीज के जरिए लो। जबकि जो हमने प्रीनियलिज्म पढ़ा था वो ये कहते हैं कि अगर आपने बच्चों को असेस करना है, उनकी लर्निंग का जायजा लेना है, तो आप क्या करो, उनको ऐसे इम्तिहान दो जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को चेक करें, जस्ट उनकी जहनी सलाहियतों को चेक करें। तो मुख्तलिफ फिलोसफी के नजदीक एवेल्युएशन के जो मयारात होते हैं, एवेल्युएशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, या एवेल्युएशन की जो टेक्निक्स या मेथड्स हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की तरफ। हर जो फलसफा होता है, जिस मुआशरे में वो फलसफा प्रिवेल कर रहा होता है, वो उस मुआशरे के अकॉर्डिंग निज़ाम तालीम देने की कोशिश करता है। तो एजुकेशनल फिलोसफी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल एंड कल्चरल वैल्यूज। तो फिलोसफी हमें ये बताती है कि आपके मुआशरे की कल्चरल वैल्यूज क्या है, वहां पर एथिक्स कौन से मौजूद हैं, उन्हीं एथिक्स और उन्हीं वैल्यूज, उन्हीं नॉर्म्स, उन्हीं आपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस के मुताबिक अपना निज़ाम तालीम तय करना है, चलाना है। अगर आप उनके बियॉन्ड जाएंगे, उनके खिलाफ कोई काम करेंगे, तो आपका निज़ाम तालीम कामयाब नहीं हो सकेगा। Cultural relativism can impact how education is structured and what content is deemed important। कि कौन सा content हमारे यहाँ पढ़ाना लाजमी है। Integration of knowledge and wisdom, philosophy seeks to integrate knowledge and wisdom influencing educational content। कि फलसफा लोगों को एक शऊर देने की भी कोशिश कर रहा है, लोगों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ पर हम बात करें कि विजडम देने की कोशिश कर रहा है, नॉलेज को मजबूत कर रहा है, नॉलेज का राब्ता कायम करवा रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है विद विजडम। The choice of subjects and their interconnections are guided by philosophical considerations। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। सम फिलोसफीज प्रमोट अ कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कुछ ऐसी फिलोसफीज हैं जो कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए। वो प्रैग्मेटिज्म की मिसाल दे रहा है। प्रैग्मेटिज्म फॉर इंस्टेंस वैल्यूज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट वंस लाइफ। कि हम जो इखलाकी इकदार हैं, अपनी सारी की सारी जिंदगी में इखलाकी इकदार सीखते रहते हैं। ये नहीं होता कि 20 साल तक सिर्फ हमारी अखलाकियात डेवलप हुई, फिर उसके बाद अपने वो 20 साल वाली सारी जिंदगी, वो 20 साल वाली अपनी वैल्यूज लेके चल रहे हैं। तो ये कहते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ चीजें हम सीखते रहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरी, many educational philosophies emphasize the development of critical thinking skills। तो कंस्ट्रक्टिविज्म फॉर एग्जांपल encourages students to actively construct their understanding through inquiry method। उसके बाद क्या आ जाती है जी, अडेप्टेबिलिटी एंड एवोल्यूशन। अडेप्टेबिलिटी क्या है कि आप जो पुरानी चीजें, किसी भी चीज को आप अडॉप्ट, एक लफ्ज होता है अडॉप्ट करना और एक होता है अडेप्ट करना। अडॉप्ट से मतलब मुराद ये होता है कि आप किसी चीज को सेम एज इट इज इख्तियार कर लेते हैं, और अडेप्ट से क्या मुराद होता है, आप किसी चीज को इख्तियार करते हैं विद मॉडिफिकेशंस, विद चेंजेस, उसके अंदर तब्दीली ला के आप उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज ले आते हैं, तब उसको इख्तियार करते हैं। द डायनामिक नेचर ऑफ फिलॉसफी अलाउज एजुकेशन टू अडेप्ट एंड इवॉल्व। चेंजेस इन एजुकेशनल फिलॉसफीज रिफ्लेक्ट शिफ्ट्स इन सोसाइटल वैल्यूज एंड नीड्स। जैसे जैसे आपका जमाना बढ़ता जाएगा, हमारी नीड्स मुख्तलिफ होती जाएंगी।
किसी भी कल्चर की। तो फिलोसफीज के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो जो चेंजेस होते हैं उनको अडेप्टेबिलिटी उसके अंदर मौजूद होती है, उनको वो एक्सेप्ट करता है और आगे हमारे एजुकेशन सिस्टम को उसी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा चेंज भी कर रहा होता है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है जी? एजुकेशनल फिलोसफी कंट्रीब्यूट्स टू अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, कि हमने आलमी तनाजुर भी देखना है कि आलमी तनाजुर में निज़ाम तालीम कैसा चल रहा है, और आलमी तनाजुर में निज़ाम तालीम में मौजूद ऐसी चीज़ें जो हमारे मजहबी अकायद, हमारे नज़रियाती जो पहलू हैं, हमारी जो इखलाकी इक़दार है, अगर उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा तो हम उसको, और है भी अच्छा, वैल्यूएबल है, तो हम उसको अपने निज़ाम तालीम का हिस्सा बना सकते हैं। कंपैरेटिव फिलॉसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड। ठीक हो गया जी? यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें।